हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो ये मेरा छोटा सा इनिशिएशन है और देखते हैं कितने देर तक चलता है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि जो टॉपिक्स आप सजेस्ट करते हैं, जो टॉपिक मुझे लगता है कि ये शायद आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उस पर हम थोड़ा वो ब्रीफ में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा नहीं कि मुझे बहुत जानकारी है। इन वीडियोज़ को बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो सीखा है सही या गलत, उनको आप तक पहुँचा सकूँ, सिर्फ यही उद्देश्य है। और तीसरी ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ सही ही बताऊँ, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें गलती हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज़ बताई उसमें ये चीज़ गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अभी मैं किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ, आप चाहते हैं कि अगर ऐसे में अलग अलग टॉपिक्स पर भी डिस्कशन करूँ तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज से कोई भी कुछ भी पूछना हो, किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करना हो तो आप कर सकते हैं। और बेसिकली मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जूनियर्स के लिए, क्योंकि मैंने जो सीखा है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे जूनियर्स के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी टाइम के लिए शुभकामनाएं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे हजारों टॉपिक्स हैं और बेसिकली इसमें हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक्स हैं तो उसको डिस्कशन करने की। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। उतना डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हो सकता है कि मैं अगर स्लो बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है मेरी स्पीड धीरे हो, तो आप इसको वीडियो को थोड़ा तेज करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल इससे एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और कई बार गलत हो जाते हैं। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम पढ़ेंगे। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एक दो और होते हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, यही तीनों से अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये क्या होते हैं एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होंगे जिनको आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। मान लिया कि हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल तो ये क्या होगा, ये मैग्नेटाइज तो होगा। एक तो दो चीज होंगी, पहला क्या कि बहुत ही कम मैग्नेटाइज होगा, उसको बोलते हैं फीबली मैग्नेटाइज होगा, यानी बहुत ही कम मैग्नेटाइज होगा। और दूसरा क्या, अपोजिट
to the opposite to the direction of magnetic field, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा। ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज होगा, जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहते हैं, मैग्नेटाइज होगा। तो एक तरीके से यहाँ पे इसका रिपल्सन हो जाएगा, अट्रैक्शन ना होकर रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। और इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, कई हैं, आप ढूंढने में तो मिल जाएगा। एक है कॉपर है, जिंक है और बिस्मथ है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। कॉपर जिंक बिस्मथ, कॉपर जिंक बिस्मथ, कॉपर जिंक बिस्मथ, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अब हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। अगर इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं इसमें दोबारा उस चीज को समझा दूंगा। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि मैं आपका रिप्लाई देने में करूँ, बट आज एक वक्त मैं रिप्लाई करूँगा। और बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो थियरी होगी उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है और ये सिंपल है, गलत हो जाता है, इस वजह से इसको डिस्कशन कर रहे हैं। फिर आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या है, इसको ध्यान देना है कि ये भी क्या होगा, फीबली मैग्नेटाइज्ड। फीबली का मतलब क्या, बहुत कम। ये फीबली मैग्नेटाइज्ड होगा, ये भी बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होगा, लेकिन इन द सेम डायरेक्शन as magnetic field। इसको ऑफ कर दीजिए। इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। इसे बहुत ज्यादा नहीं समझना है क्योंकि हम लोग कंपैरेटिव जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ इतना समझना है जितना पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ने नहीं करना है। तो ये यही आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, तो फीबली मैग्नेटाइज होता है, बहुत कम मैग्नेटाइज होता है, और सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स तो क्या है, ये क्या होगा, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा। और दूसरा हमारा क्या होगा, ये इन द सेम डायरेक्शन ऑफ applied magnetic field, in the same direction of applied magnetic field। यानी कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, उसके सेम डायरेक्शन में ये अप्लाई होगा। यानी डायमैग्नेटिक फीबली मैग्नेटाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, कम मैग्नेटाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटाइज कम मैग्नेटाइज होगा सेम डायरेक्शन में, और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा सेम डायरेक्शन में। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे तीन तरह के मटेरियल की, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक।
इसके बारे में ब्रीफ में देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है या क्या मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। तो डायमैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज होगा, कम मैग्नेटाइज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? कॉपर, लीड, जिंक, बिस्मथ। कॉपर, लीड, जिंक, बिस्मथ ये डायमैग्नेटिक के एग्जांपल हैं। एग्जांपल में कई बार पूछता है, दे देगा 4 ऑप्शन में से पूछ लेगा कौन डायमैग्नेटिक है कौन सा नहीं है। तो 2-4 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। अब ये देखिए, एक हमने यहाँ पे लिखा μR/LS1d। अब इसका क्या मतलब है? इसमें कई बार पूछता है। इस म्यूआर को पहले समझ लीजिए कहते क्या है। इस म्यूआर को कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यूआर को कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी का मतलब कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को अपने से फ्लो होने देता है। कोई भी मटेरियल कितना आसानी से अब मैग्नेटिक फील्ड को अपने से फ्लो होने देता है, उसी को हम कहते हैं परमेबिलिटी। तो ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, अब इसका क्या मतलब है? यानी कि μR/LS, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि μR/LS। LS का मतलब हो गया लेस, फिर 1 है तो लेस देन 1, तो 1 होगा तो D से डायमैग्नेटिक। कि अगर हमारा μR/LS1d बस याद रखे तो हमको याद हो जाएगा किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा, किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। कई बार इसमें गलती होता है। μR/LS1d इसका मतलब है μR यानी रिलेटिव परमेबिलिटी, LS लेस देन 1d। यानी μR अगर 1 से लेस हो गया, μR लेस देन 1 हो गया तो मटेरियल हमारा डायमैग्नेटिक होगा। अगर μR लेस देन 1 होगा तो मटेरियल डायमैग्नेटिक। इसको आप कहते हैं μR/LS1d, μR लेस देन 1। तो रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी लेस देन 1 होगी। एक ये फार्मूला होता है रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं SIM, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यानी कोई मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अब हम जब 1 से कोई भी वैल्यू लेस रखेंगे तो यहाँ पे एक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी μR-1। μR-1। अब आप μR की कोई भी 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसलिए इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? नेगेटिव रिस्पॉन्स। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद है इस फॉर्मूले में रखा, कोई भी वैल्यू 1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखा। फॉर एग्जांपल हमने रख लिया μR की वैल्यू 0.9, तो 0.9 माइनस 1 किया तो हो गया -0.1, तो हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 से लेस है। तो हमको याद रखना है कि इसका रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगा और बहुत ही स्मॉल होगा क्योंकि बहुत ही कम मैग्नेटाइज होता है। अब दूसरा हमारा पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ये भी कम मैग्नेटाइज होगा लेकिन सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? प्लैटिनम, एल्युमिनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, सोडियम। प्लैटिनम, एल्युमिनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, सोडियम, ये इसके एग्जांपल हैं। इसको आप इसमें याद करेंगे, जैसे ये प्लैटिनम हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, ये मैंगनीज हो गया, ये सोडियम हो गया, तो आसानी से याद कर पाएंगे। जैसे लीड का हो गया Pb हो गया, Pb हो गया, जिंक का Zn हो गया, अभी बिस्मथ को मुझे याद नहीं आ रहा, तो ऐसे याद कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अगर पूरा नाम याद मत करिए, बस उसको सिंबल याद कर लीजिए। अब एंटीमनी का भी ध्यान नहीं आ रहा है। अब इसका लेस देन 1 होगा तो ऑब्वियस बात है अगले का ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो जाता है। अब ग्रेटर देन 1 की कोई भी वैल्यू यहां पे रख के देखें हम लोग, ग्रेटर देन 1 की यहां पे कोई भी वैल्यू रख के देखें तो ये क्या हो जाएगा? मान लिया 1.2 रखा तो 1.2 - 1 तो हो जाएगा 0.2। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसका पैरामैग्नेटिक का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 और रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगा लेकिन स्मॉल होगा। ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? आयरन, निकिल, कोबाल्ट और परमाणु, ये इसके एग्जांपल है। और कई एग्जांपल्स हो सकते हैं बट ये ज्यादातर पूछे जाने वाले एग्जांपल है।
कि कौन सा कैसा मटेरियल है और कौन सा मटेरियल किस मटेरियल में आएगा। ऐसे दे दिया निकिल, कौन सा मटेरियल है, तो निकिल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। 3-4 याद रख लेंगे, 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे कि हाँ कॉपर, लीड, जिंक, बिस्मथ, डायमैग्नेटिक, कॉपर, लीड, जिंक, बिस्मथ, डायमैग्नेटिक, प्लैटिनम, एल्युमिनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, सोडियम, पैरामैग्नेटिक, प्लैटिनम, एल्युमिनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, सोडियम, पैरामैग्नेटिक। 2-3 बार पढ़ लिए हैं ना तो एग्जाम में कर ले जाएंगे। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन, निकिल, कोबाल्ट, है। अब इसका क्या है, म्यूआर रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है, 2000, 4000, 8000 ऐसे होती है, तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है। अब रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज्यादा ग्रेटर है तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज्यादा ग्रेटर होगी और पॉजिटिव होगी, तो इसकी मैग्नेटिक पॉजिटिव और बहुत ज्यादा लार्ज। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, शायद टाइपिंग उतना अच्छे से मैंने लिखा है, कोशिश करूंगा धीरे धीरे इम्प्रूव करने का, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना होगा। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, इसमें आप आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ऊपर का बात समझेंगे, पहले इसका है जो हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछता है। आप दे देगा म्यूआर 0.8, पूछ लेगा किस टाइप का मटेरियल है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो हमको पता होना चाहिए म्यूआर क्या है, लेस देन 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे क्या है, म्यूआर 1.2, तो म्यूआर ग्रेटर देन 1 हो गया, यहाँ पे म्यूआर ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब ऐसे दे देता है कई बार क्वेश्चन, हम सोचता है हम पढ़े नहीं कि म्यूआर 0.8 होगा, 1.2 होगा तो क्या वैल्यू होगी। इसी तरह ये दे दिया तो ये बहुत ज्यादा ग्रेटर है 1 से, तो ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन दे दिया कि म्यूआर की वैल्यू 0.5 है। अब आप बताइए कि इसमें से किस मटेरियल का म्यूआर 0.5 होगा। तो देखिए अगर याद है तो ठीक, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन में हो सकता है वैल्यू उसकी एग्जैक्ट दे दो, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूआर 0.5 यानी कि म्यूआर लेस देन 1, म्यूआर लेस देन 1 किसका होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है, कॉपर, कॉपर डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अब अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का ही एक दो और एग्जांपल देता तब हमें सोचना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन जब देता है ज्यादातर ऐसे ही देगा, एक डायमैग्नेटिक बाकी अदर मटेरियल, तो हम इसे ये कर लेंगे कि कॉपर का होगा। अरे यहाँ पे 1.7 दे दिया, यहाँ पे भी वही म्यूआर ग्रेटर देन 1 होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम। पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम। पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम। वैल्यू को नहीं दिया तो भी हम कर सकते हैं लॉजिक से कि भाई म्यूआर ग्रेटर देन 1, और एग्जाम में ये देखना चाहता है कितना अपना दिमाग लगाते हैं, कितना अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं। बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज को टेस्ट करने नहीं जाता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। आप अगर कॉमन सेंस अपना यूज करते हैं तो काफी हद तक क्वेश्चन को आप कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही चेक करना चाहता है आप कितना कॉमन सेंस अपना यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम में कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं तो आगे अदर जहाँ पे क्या जाएंगे वहाँ पे अपने कॉमन सेंस को यूज कर पाएंगे, और जितनी ही जरूरत होती है, जितना हम कॉमन सेंस अपना यूज कर पाएंगे उतना चीज हम सीख पाएंगे। तो इसी तरह ये हो गया, तो हमको पता है कि ये सब जो है अलग अलग में आएंगे, तो निकिल हो जाएगा क्योंकि निकिल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, म्यूआर बहुत ज्यादा ग्रेटर है 1 से, तो ये हो गया। अब एक आता है क्यूबिक टेम्परेचर ऑफ पॉइंट। ये कई बार पूछता है कि क्यूबिक टेम्परेचर, तो पहले पूछ लेता सीधे सीधे क्या होता है। तो देखिए मैग्नेटिक मटेरियल जितने भी होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको हीट करेंगे, हीट किए, अगर मैग्नेटिक मटेरियल को हमने हीट किया तो वो अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज करने लगेगा, यानी उसकी जो मैग्नेटिज्म है धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, जितना हीट करेंगे उतना खत्म होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जिस पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक टेम्परेचर। लेकिन क्यूबिक टेम्परेचर ऑफ पॉइंट
टेम्परेचर और मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट, पूरी तरीके से मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस होता है, निकिल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस होता है, कोबाल्ट के लिए 1120 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे होता है और मटेरियल का और होगा, जनरली ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसलिए इनका यहाँ पर बताया गया है। अब एक चीज और कई बार ये पूछ लेता है कि क्यूरी से एबव अगर कोई टेम्परेचर पे होगा तो मैंने मटेरियल कैसा बिहेव करेगा। तो देखिए वही मटेरियल पहले तो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक, उसको हम जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के रूप में यूज करते हैं क्योंकि वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है ना, और डाया और पैरा तो सब बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं। तो अब हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसको हीट करते गए, तो जब मैग्नेटिज्म लूज कर देगा तो वो किसकी तरफ बिहेव करने लगेगा, पैरामैग्नेटिक की तरफ, तो उसको बहुत कम मैग्नेटिज्म लग जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक बहुत कम मैग्नेटिज्म रहता है उसी की डायरेक्शन, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी उसी की डायरेक्शन मैग्नेटिज्म होता है, ज्यादा होता है। तो फेरोमैग्नेटिक हमारा क्यूरी से एबव क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, उनको याद रखना है क्यूरी से एबव पैरामैग्नेटिक, CAP कैट, क्यूरी से एबव पैरामैग्नेटिक, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं इसके आगे। जैसे अभी NHPC का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था NHPC का भी हाल फिलहाल में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि किस मटेरियल का हाईएस्ट क्यूरी पॉइंट या टेम्परेचर होगा। तो किस मटेरियल का हो जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा आयरन का कितना था 770 डिग्री सेल्सियस था, निकिल का कितना था 358 डिग्री सेल्सियस था, समथिंग ऐसा था, और कोबाल्ट का 1121 डिग्री सेल्सियस समथिंग ऐसा था जो भी था। तो इसको एक बार कम से कम आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसी का पूछा तो आगे किसी का आपको पूछ सकता है। तो उसमें वैल्यू लिख दिए थे, सब पूछ लिया था किसका सबसे हाईएस्ट होगा, तो कोबाल्ट का सबसे हाईएस्ट होगा। उसमें चौथा ऑप्शन क्या था वो याद नहीं आ रहा है, इसने मैंने नन ऑफ दीस लिख दिया है। एक चीज और, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया व्हिच मटेरियल हैज द हाईएस्ट क्यूरी पॉइंट और टेम्परेचर, तो अब आपको ये नहीं करना है कि यार इसमें का तो है ही नहीं, नन ऑफ दीस मान लो, नहीं, इन्हीं में से चूज करना है, इन्हीं में से कोई एक चूज करना है। तो कोबाल्ट का सबसे ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन पूछा था इस तरीके से NHPC के एग्जाम में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अगर कोई टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। आपको कोई टॉपिक लगता है जिसको मुझे डिस्कशन करना चाहिए रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट, उसको बहुत समझने पे नहीं निकलना है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे फर्क नहीं पड़ता आपने उसको कितना समझा है, एक दो बार पढ़ा है तो आप उसको कर लेते हैं। तो आपको जो भी आपको लगता है इस टॉपिक पर थोड़ी बहुत डिस्कशन होनी चाहिए, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको लिख ही दिया है। और क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपकी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सेम नंबर पे, मैं नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ। आप जब मैसेज करेंगे अगर, ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा, हो सकता है एक दिन में रिप्लाई कर दूं, एक घंटे में रिप्लाई कर दूं, 4 दिन में रिप्लाई कर दूं, एक हफ्ते एक महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आज इसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा उसका। और मैंने जैसे पहले भी बताया मेरा बेसिक पर्पज यही है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस उसको मैं शेयर करूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मुझे दिखाना है कि मुझे कितना आ रहा है नहीं आ रहा, मैं मानना चाहता हूँ मुझे भी बहुत सीखने की जरूरत है, हर किसी को सीखने की जरूरत है। तो मेरा ये है कि जितनी मुझे नॉलेज है उसी को मुझे एक्सप्रेस करना है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है। एक चीज ये हो गई। दूसरा, वीडियो से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं तो आप मुझे बता सकते हो, एडवाइसेस और सजेशन दे सकते हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ। और बाकी आप और किसी भी टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ढेर सारे आपके मन में टॉपिक्स हैं, ढेर सारे डाउट्स हैं, उन पे बात की जा सकती है, वो भी प्रैक्टिकल बात की जा सकती है। प्रैक्टिकल बात मतलब प्रैक्टिकली उसको कैसे सॉल्व करें, जो आपकी प्रॉब्लम है उनको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करें, मतलब एक्चुअल में ऐसा क्या तरीका हो जिससे उनको सॉल्व किया जा सकता है। थियोरेटिकली तो बहुत तरीके हैं जिससे हम सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, तो हमें प्रैक्टिकल कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो सॉल्व की जा सके। तो ऐसा कोई टॉपिक होगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, उस पर मैं अपनी मेरे जो थॉट हैं उनको मैं आपके साथ में शेयर करूँगा।
वो प्रैक्टिकली भी हो सकती है, थ्योरेटिकली भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, उसके लेवल पे प्रैक्टिकली जितना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। चौथा चीज़, मैं खुद लर्निंग फेज में हूँ, मुझे खुद बहुत कुछ सीखना है, तो मैं भी आपके साथ में धीरे धीरे इसी तरीके से सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा। और चौथा चीज़, आप जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किसी टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने सारा सिलेबस कवर किया है कि नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप पूरा सिलेबस कवर करके दें, यानी आपका पूरा सिलेबस ए टू जेड जितनी चीज़ें वो एक बार आपको पढ़ी होनी चाहिए एग्जाम से पहले। ये नहीं कि आपका सिलेबस रिकॉर्ड नहीं, किसी एक ही सब्जेक्ट को, किसी एक ही टॉपिक बार बार पढ़े जाते हैं, नहीं, किसी एक टॉपिक को जितना समझ में आया उतना पढ़ाओ, अपना पहुंच गए, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। पूरे सिलेबस को अगर हम कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। किसी एक टॉपिक को ज़्यादा मत पढ़िए, हर एक टॉपिक को कम पढ़िए, और उतना ही पढ़िए जितना पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को समझिए और उसके हिसाब से पढ़िए, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जितना पूछता है उसको समझिए, उसको पढ़िए। और ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। और देखते हैं ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और ऐसे कब तक चलती है। और एक चीज़ और है कि जैसे मेरे पास टाइम उस तरीके से अवेलेबल नहीं होता, अगला सेशन ये कब होगा मुझे तो नहीं मालूम। और जरूरी नहीं कि हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड किसी टॉपिक पर बात करें, आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, आप कंपटीशन के फेज में हैं, आपके क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या ऐसे कई से टॉपिक्स होते हैं जो हम डेली डे टू डे फेस करते हैं, तो आप हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। इस सेशन में ही कवर करते हैं, और टाइम की कमी मेरे साथ में रहती है तो इसलिए कई बार रिप्लाई मैं लेट कर सकता हूँ, हो सकता है अगला क्लास आने में समय लगे, बट बेसिकली मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने जूनियर्स के लिए, तो जो जूनियर्स आने वाले हैं ये आज के लोगों के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन आने वाले 2 साल 4 साल बाद जो जूनियर्स होंगे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो भी समस्याएं हैं उनको डिस्कस करके उनको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। ओके, बाय बाय।